चलिए, आपका स्वागत है फिर से आज के सेशन में। और आज का सेशन हम लाए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है नागरिकता। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको सेशन पढ़ा रहा हूं, इस सेशन में सबसे पहले हम टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपके लिए आज सेशन में जो टॉपिक लाया, उस टॉपिक का क्या नाम है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता। पहले हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं टॉपिक नागरिकता। और फिर से मैं आपको एक बात दोहरा दूं कि कभी भी लाइफ में शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ना। एक बार अच्छे से पढ़ लो, काफ़ी अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? तो एक बार समय दीजिए, टॉपिक को अच्छे से समझिए। 15 मिनट के बाद टॉपिक ख़त्म होगी, क्वेश्चन पे हम लोग चले आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नागरिकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। तो चलिए, सबसे तो इम्पोर्टेंट यही पॉइंट बन जाता है कि जो नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग कहाँ पे है? 2 में है। कितने भाग में? 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि नागरिकता भारत के, है ना, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में। क्लियर? यानी पार्ट 2 में है। अगली हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद की, यानी आर्टिकल की। तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान जो है हमारे संविधान में 5 से लेकर 11 तक किया गया है। यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी टोटल 7 आर्टिकल्स जो लिखे गए हैं, 7 जो अनुच्छेद लिखे गए हैं, वो किसके रिगार्डिंग लिखे गए हैं? अनुच्छेद के रिगार्डिंग। तो क्लियर कि नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो 5 से 11 तक, और यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम के व्यू से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, आप इसे एकदम याद करना। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको तो बेशक एकदम याद होगा। अगर आप नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं आपको एकदम शुरू से बता रहा हूँ। चलिए, अब एक वर्ड समझते हैं कि आखिर नागरिकता क्या होता है ना? तो देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि जो नागरिकता होती है किसी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके प्राप्त की जाती है। आप कहेंगे कि सर नहीं समझे। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी भी राष्ट्र का या राज्य का या किसी स्थानीय सरकार का यदि आपको सिटीजनशिप यानी नागरिकता चाहिए, तो बदले में वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ आपको शर्तें रखती है कि आप मेरी इस शर्त को पूरा करो तो मैं आपको नागरिकता दूंगा। भारत की बात कर ले तो भारत में बोला गया कि कम से कम आप 7 साल रहिए। 7 साल रहने के बाद आप नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन दे सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको उस राष्ट्र का शर्तें पूरा करनी होगी। जैसे आप शर्त पूरा कर लेते हैं तो एक राष्ट्र अपने नागरिक को कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता है। जैसे भारत की बात कर लेते हैं, तो जैसे अगर आप भारत के नागरिक बनते हैं तो आपको सरकार बहुत सारे अधिकार और विशेषाधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपको क्या होता है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आपको क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। ये तो क्लियर हो चुका है। अब एक चीज़ और रखेंगे याद कि बदले में नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने देश को कानूनों का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, और अपने देश को दुश्मनों से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जैसे आप नागरिक बन जाते हैं किसी भी देश की या राज्य का, तो वह गवर्नमेंट, उस देश का गवर्नमेंट आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उस देश की कानून का पालन करेंगे, उस देश की संविधान का पालना करेंगे, और अपने देश को क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। किससे? दुश्मनों से। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। कमाल की बातें हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से ली गई है। मैंने कमाल की बात है क्यों मैंने कहा? क्योंकि यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। अब आपके दिमाग में एक बात ही आता होगा
कि भाई एकल नागरिकता क्या होता है, क्या मतलब है एकल नागरिकता का। तो एकल नागरिकता का मतलब यह होता है जो हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में क्लियर लिखा गया है कि यानी अगर भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी एकल नागरिकता जो है वो प्रावधान करता है कि भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? एकल नागरिकता का मतलब यह है कि आप अगर इस देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, अगर आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है यह बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एकल नागरिकता क्या होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो नागरिकता के जो प्रावधान है वो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। कौन लागू है? मैंने पूरा क्लियर नहीं लिखा, ये होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, जिसमें अब तक टोटल 6 बार संशोधन किया गया है। देखिए अगर आप 1955 को जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 1955 में नागरिकता अधिनियम का प्रावधान बना ही, जिसमें कितने बार संशोधन किए गए? 6 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि ये 6 बार कब कब संशोधन किया गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, फिर 6 साल बाद 92 में, फिर 2003, 2005, 2015 और 2019। ये जो आप याद रखेंगे 86 में, 92 में, 2003, 2005, 2015 और 2019। देखिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था नागरिकता संशोधन अधिनियम। आपको पता होगा CAA वाला जो इसके तहत प्रावधान किए गए थे। थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है। इसमें प्रावधान किया गया था 3 देश यानी पाकिस्तान से एक, बांग्लादेश और एक और अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। क्या प्रावधान किया गया था कि इस 3 पड़ोसी देश के 6 समुदाय के लोग, कितने समुदाय के लोग? 6 समुदाय के लोग। मैं बोल देता हूँ, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। ये 6 समुदाय के लोग जो 2014 से पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो इनको भारतीय नागरिकता मतलब देने का प्रावधान किया गया था, है ना। तो ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें 6 समुदाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नागरिकता टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा कि नागरिकता जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, यानी 5 से 11 अगर हम पढ़ लेते हैं इसका मतलब है कि हमने सभी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्लियर है? जैसे प्रारंभ होता है नागरिकता का अनुच्छेद, तो बहुत इजी तो है कि प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। जब हमारे यहाँ सिस्टम बना उस समय नागरिकता की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन यानी आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अब आपको पता होगा कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो बहुत सारे पाकिस्तान के नागरिक, है ना, जो भारत था बंटवारा के बाद पाकिस्तान बन गया, तो बहुत सारे वहाँ के नागरिकों ने क्या किया? भारत आए। तो अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों का अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? तो कुछ भारत से भी लोग पाकिस्तान गए और वहाँ पे नागरिकता ग्रहण किए। तो 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन यानी जाने वाले व्यक्तियों का अधिकार। तो ये आप याद रखेंगे 5, 6, 7। 5, 6 देखिए याद करने का तरीका है, 5 पहले अलग ही याद करेंगे। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, फिर 6, 7 और 1, 8 कहता है भारत के। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों का अधिकार। क्लियर है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्गम यानी भारतीय मूल के नागरिकों का अधिकार। अब ये क्या भाई? तो बहुत सारे ऐसे भी भारतीय हैं
जिनके माता पिता या दादा दादी कोई भारत के थे, किंतु बाद में किसी दूसरे देश में क्या हो गए, किसी दूसरे देश में जाकर वो बस गए। तो ऐसे लोगों का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 8 में किया गया। तो देखिए 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक। 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक का। और 8 क्या करता है, भारतीय मूल के नागरिकों का अधिकार। तो ये 6 7 8 क्लियर है। 9 कमाल का चीज़ है। 9 कहता है, 9 मतलब ना कि अगर आप क्या कहता है कि अगर कि अन्य देश या राज्यों की नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ का नागरिक क्या होंगे, आप नहीं रहेंगे। 9 मतलब ना अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किए तो ना यहाँ का नागरिकता नहीं रहेंगे। मतलब यदि कोई भारत का नागरिक है, कहाँ का नागरिक है, भारत का, अगर वो किसी दूसरे देश का, मान लो वो इंग्लैंड चला गया या कनाडा चला गया, अगर उसने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या होगा कि उसकी भारत की जो नागरिकता होगी वह समाप्त हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। यह आर्टिकल कौन कहता है, 9। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अगला 10 क्या कहता है, 10 कहता है अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकार का बना रहना। ठीक है। 11 की बात कर लेते हैं। 11 VBI है। 11 बहुत ही VBI है। VBI में रखिए इसे याद कि देखिए आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हुआ। और 6 बार संशोधन किसने किया, तो हमारे पार्लियामेंट यानी हमारे किसने किया, संसद ने। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कौन सा आर्टिकल हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है संशोधन करने का, तो यही अनुच्छेद है 11। अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित होना, यानी हमारे पार्लियामेंट को पावर है कि नागरिकता से संबंधित संशोधन कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है नागरिकता में संशोधन करने का, तो वो आर्टिकल कौन है, 11। उम्मीद रखते हैं आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और 5 पहले याद करो, फिर 6 7 8 याद कीजिए। 9 मतलब ना, 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कानूनी वर्गों के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम किसी सिटीजन को, अगर किसी नागरिक को अगर हम कानूनी अधिकार पे बांटना चाहें कि नागरिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखो नागरिक को हम लोग 4 वर्गों में रख सकते हैं। कितने वर्गों में, 4 वर्ग में। पहला क्या होगा, नागरिक भारत का, जिसको भी ना कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ग्रहण किए हुए है वो भारत का नागरिक है। दूसरा क्या होगा, फॉरेनर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी। क्या कहते हैं हम लोग, विदेशी, है ना। तो बहुत सारे आप ऐसे लोगों को भी आप देखते होंगे भारत में, जो भारत में विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, वो भारत के नागरिक तो नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, फॉरेनर होते हैं। तीसरा होता है राज्यविहीन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी राज्य का क्या नागरिकता है ही नहीं, देश की उसको नागरिकता है नहीं, वो ऐसे ही भारत में रह रहा हो या किसी दूसरे देश में ऐसे ही रह रहा हो, इलीगल तौर पे कैसे भी रह रहा हो, वो क्या हो गया, राज्यविहीन। राज्यविहीन मतलब उसे राज्य की नागरिकता नहीं मिली है। चौथा है शरणार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रिफ्यूजी क्या होते हैं, शरणार्थी क्या होते हैं, तो कभी कभी किसी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई युद्ध हो, ऐसे मैटर में क्या होता है कि एक देश के लोग अपने पड़ोसी देश में जाकर क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, और ऐसे लोग को क्या करते हैं, शरणार्थी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी जो युद्ध जो चला है ना, कौन सा युद्ध चला, तो देखे होंगे अभी इजराइल हमास का युद्ध चला, तो बहुत सारे जो वहाँ के जो नागरिक थे वो बगल के देशों में जाकर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे थे। या अभी देखे होंगे कि जब बांग्लादेश में भी जब क्राइसिस हुआ तो बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो भारत में आने की, है ना, मतलब भारत में शरण ले रहे हैं। या फिर आप बहुत बेस्ट में एग्जांपल देखता हूँ करंट अफेयर का, आपने पढ़ा होगा एंजेला मर्केल, है ना, जो चांसलर थी किनका, जर्मनी का, तो उनको रिवॉर्ड दिया गया। किस लिए रिवॉर्ड दिया गया,
तो इन्होंने शरणार्थियों को अपने देश में क्या किया था, शरण दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो 4 तरह के कानूनी आधार पर 4 तरह के क्या व्यक्ति हो सकते हैं, नागरिक, फॉरेनर, राज्यविहीन और शरणार्थी। अगली हम बात कर लेते हैं भारत के रिगार्डिंग कि भारत में नागरिकता अर्जन करने की कितनी शर्तें हैं। आप तो याद कर लो, कहीं जगह 3, कहीं 4, कहीं 5 लिखा हो। ये एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में नागरिकता अर्जन करने की कितनी शर्तें हैं। तो भारत में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तें या आधार है, यानी भारत की नागरिकता किस किस शर्त पे मिलती है। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण है ना, चौथा है देशीयकरण जिसे हम बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रावधान किया गया है पंजीकरण में कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो 7 साल तक भारत में रहना है, रहने के बाद आप नागरिकता का आवेदन दे सकते हैं, है ना। या न्यूट्रलाइजेशन में बोला गया है कि आप भारत में पहले आप 11 साल आप पहले आप रह रहे हो, 11 साल अब प्लस लास्ट का 1 ईयर यानी 12 मंथ आप आवेदन देने से पहले 12 मंथ कंटिन्यू भारत में रह रहे हो, तो इस तरह से भी भारत की आप नागरिकता ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। ये इंपॉर्टेंट है कि 5वां आधार क्या है, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अब ये क्षेत्र सम्मिलित होने पर ये क्या है, ये याद रखेंगे आप कि जैसे मान लो भारत अगर किसी नए क्षेत्र को, जो अभी वर्तमान भारत की सीमा में नहीं है, किंतु यदि अगर नए क्षेत्र को भारत में शामिल करता है तो उस क्षेत्र का लोगों का क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कोई क्षेत्र भारत की बाउंड्री में शामिल होगा या भारत उसे एक्वायर करता है, तो उस देश का जो भी नागरिक है ना, वो सभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक 100वां संशोधन, क्या संशोधन, 100वां। याद होगा कि 100वां संशोधन था संबंधित भारत प्लस बांग्लादेश से। भारत ने कुछ अपनी भूमि बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने कुछ अपनी भूमि किसे दिया, भारत को सौंपा। अब सोचो कि भारत अगर बांग्लादेश की किसी भूमि को भारत में शामिल किया गया, अगर मान लो अगर उस क्षेत्र में जो बांग्लादेशी व्यक्ति रह रहे होंगे, अब क्या होगा उनका, तो जैसे भारत की बाउंड्री में आता है तो वो क्या होगा, उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी इस तरह से क्षेत्र सम्मिलित होने पर भी किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो ये 5 शर्तें थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, इसे आप याद रखेंगे। अगला बात कर लेते हैं नागरिकता की समाप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछ भी लेगा कि भारत में नागरिकता कितने तरीक़ों से समाप्त हो सकती है। तो याद रखेंगे कि भारत में नागरिकता, है ना, समाप्त होने के कौन कौन शर्तें, आइए देखते हैं। चलिए, पहला है नागरिकता का परित्याग। यानी पहला क्या कॉन्सेप्ट करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लो भारत के अगर आप नागरिक हैं और आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा क्या है, बर्खास्तगी। अब बर्खास्त कैसे होइएगा, तो कहता है क्या कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वसमाप्त हो जाएगी। मतलब मान लो आप भारत के नागरिक हैं और आपने क्या किया कि आपने श्रीलंका की नागरिकता ग्रहण कर ली। कहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, श्रीलंका की। तो जैसे अगर आपने श्रीलंका की नागरिकता ग्रहण की, श्रीलंका की, तो होगा क्या कि आपकी भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। दूसरा समझ में आ चुका होगा। तीसरा, वंचित किए जाने पर। इसमें कुछ शर्तें हैं, कैसे आपकी नागरिकता आपको भारत सरकार आपसे छीन लेगा, इसके अलावे कैसे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, जानिए। पहला क्या कहता है कि यदि अगर आप भारत के नागरिक हैं और 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता खत्म। यानी भारत के नागरिक है लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं लगातार 7 साल से, नागरिकता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, यदि भारत सरकार को लगता है कि अगर आपने नागरिकता जो लिया, कोई भी व्यक्ति जिसने नागरिकता ग्रहण किया है वो अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त की, तो भी इसकी नागरिकता क्या होगी, खत्म।
यानी अगर आपने इलीगल तौर से झूठ बोलकर भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो भी खत्म हो जाएगी। तीसरी, अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो, अगर आप देश के नागरिक हैं और देश विरोधी काम करेंगे तो भाई एकदम क्लियर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आप देशद्रोही हैं, पता चला कि आपको देशद्रोही हैं आपको देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह कर्तव्य है, क्योंकि ये कोई भी देश अपने नागरिक से यह अपेक्षा रखता है कि वो मेरे देश का रक्षा करेगा, और आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल होंगी तो आपकी नागरिकता क्या होगी? खत्म। चौथा एक और है, यदि आप नागरिक हैं भारत के, अगर आप संविधान का आदर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, संविधान की बातों को नहीं मानते हैं, तो भी आपकी नागरिकता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो ये 4 तरीके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 7 साल से बाहर रहेंगे तो भी खत्म, अवैध तरीके से आपने नागरिकता ग्रहण किया तो भी खत्म, देश विरोधी काम कर रहे हैं नागरिकता तो भी खत्म, और संविधान की पालन नहीं कर रहे हैं तो भी खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि खत्म नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन तत्काल उस समय भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। वो कौन कौन है मैंने नोट में मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड, आप याद रखेंगे। क्या है कि नागरिकता आपातकाल, युद्ध या देश पर आक्रमण व निर्वाचन के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे कि जब देश में आपातकाल लगा हो, या युद्ध या आक्रमण चल रहा हो, या इलेक्शन हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त नहीं होगा। अब एक चीज़ और याद रख लेंगे, नोट नंबर 2 को मैंने लिखा कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ शर्तें मैंने जानबूझकर लिख दिया है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ जाइए, मैं सीधा बोल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि 1950 से लेकर 1987 तक, डेट याद रखेंगे, डेट, अगर आपका जन्म भारत में है तो भारत के नागरिक हैं। फिर इसके बाद प्रावधान किया गया है 1987 से लेकर 2004 के बीच, यदि माता या पिता में से यदि कोई भी अगर भारत के नागरिक होंगे, कोई भी अगर भारत के नागरिक हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। इस तरह का प्रावधान किया गया। फिर 2004 से लेकर अब तक का प्रावधान किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और माता या पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी ना हो, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है कि उनको नागरिकता दी जाती है। तो 1950 से 87 है, 87 से 4 के प्रावधान है, और 4 से लेकर अब तक चल रहा है। चलिए, बहुत सी बातें मैंने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन में लेकर आपके लिए आऊँगा। तो आप वीडियो पॉज कर ले और एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर ले, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। मैं गारंटी लेता हूँ, ना कि मेरे क्वेश्चन से, आप किसी भी क्वेश्चन को टच करो, किसी भी बुक को उठाइए, सारे क्वेश्चन आपसे MCQ बन जाएंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद व भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देख लीजिए, मैं पहले 10 सेकंड बात कर लूँगा ताकि आप आंसर सोच ले, A, B, C और D से। देखिए, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब भाग की बात कर ले, भाग की, तो ये भाग कौन है? 2 है। अब खुद देखिए, A तो होगा नहीं, B अनुच्छेद मैच कर रहा है लेकिन भाग मैच नहीं कर रहा, C की बात कर ले तो ये तो अनुच्छेद भी मैच नहीं कर रहा है, D देखिए अनुच्छेद भी मैच कर रहा है और भाग भी, यानी जिन्होंने आंसर टिक किया D, दिस इज राइट ऑप्शन। अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सोच लीजिए, A, B, C या D। तो जिन्होंने आंसर टिक किया एकल नागरिकता, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया भी है कि एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने किससे लिया है? ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि यदि आप उस देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो किसी अन्य देश की नागरिकता आपको ग्रहण करने का अधिकार नहीं देता। अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको इस देश की नागरिकता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो जिन्होंने आंसर टिक किया ए, दिस इज राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में
कौन 1955 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही तो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो मैंने बताया है कि अब तक 6 बार संशोधन किए गए हैं। तो जिन्होंने आंसर टिक किया सी, दिस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मैंने आपसे कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। आर्टिकल 11 जो पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का। तो जिन्होंने आंसर टिक किया आंसर डी, वो बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं, है ना। कितने शर्तें हैं, मैंने आपको 5 शर्तें बताई। चलिए एक एक करके देखते हैं। जन्म द्वारा, बिल्कुल सही बात है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऐसा तो कुछ नई कॉन्सेप्ट है। किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर, मैंने आपको बताया कि अगर बांग्लादेश के अगर भूभाग को अगर भारत में शामिल कर लिया गया तो अगर जो भी व्यक्ति होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे, ये भी सही है। और देशीयकरण, ये भी सही है। तो जिन्होंने टिक किया राइट आंसर बी, दिस इज राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो फिर से वही क्वेश्चन, 5 शर्तें हैं नागरिकता प्राप्त करने की भारत में। जन्म से सही है, देशीयकरण सही है, वंशानुक्रम सही है। तो जिन्होंने टिक किया ऑप्शन डी, दिस इज राइट आंसर, यानी ऑल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, द राइट ऑप्शन इज डी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी आपका नागरिकता कैसे छीन जाएगा, कैसे भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो देखिए याद कीजिएगा, आते परिवार से बिछड़ जाने पर, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप परिवार से बिछड़ गए, ढेर सारा मूवी देखे होंगे, कुंभ के मेला में बिछड़ गया बाद में मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है कि परिवार से बिछड़ जाइएगा तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ये सही है। अगर देशद्रोह का अगर अपराध सिद्ध हो गया तो आपकी नागरिकता क्या होगी, छीन ली जाएगी। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर ना, ऐसा नहीं, ऐसे में आपकी नागरिकता नहीं जा सकती है। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, यह भी कभी नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए, है ना, लेकिन उनकी नागरिकता खत्म होती है क्या, नहीं ना। तो जिन्होंने आंसर टिक किया है बी, दिस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। आपकी कैसे आपकी नागरिकता फिर से वही क्वेश्चन छीन ली जाएगी। पहला कह रहा है क्या, हम लोग टिक करते हैं, आप देख लीजिए, पहले पढ़ के पॉज करके कौन सही है। मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, सही बात है। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अगला, यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है, नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं है ना, ये सही नहीं है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, सही बात है। अगर भारत सरकार को लगता है कि आपने अवैध तरीके से नागरिकता प्रदान की है तो आपकी नागरिकता क्या होगी, छीन ली जाएगी, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, यानी आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये भी सही है। यानी 1, 3, 4, देखिए ऑप्शन आ गया सी नंबर। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया 1, 3, 4, दिस इज राइट आंसर। अगले आते हैं कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो मैंने बताया 7 साल, जिनका भी आंसर सी है, दिस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। देखिए नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था कब, 1955 में। एक्ट की बात कर रहा है, वही एक्ट भारत में अभी भी लागू है, जिसमें अब तक 6 बार संशोधन किया गया है। मैंने आपको बताया पहला संशोधन कब था, 86 में।
तो इसका जिन्होंने भी आंसर टिक किया है सी, दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। अगली बात कर लेते हैं 12 नंबर कि भारत में आया एक विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है। मान लो कोई भारत में एक विदेशी नागरिक आता है तो वह किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? नागरिकता के रिगार्डिंग, सॉरी बहुत सारी चीज़ को रिगार्डिंग देख लेते हैं। पहले व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। नहीं भाई, जो भारत के नागरिक को जो अधिकार है, जो आज़ादी है व्यापार और व्यवसाय की, वो बाहर के लोगों को नहीं है, ये तो गलत है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, सही है। धर्म की स्वतंत्रता, हाँ भाई, उसके धर्म की आज़ादी है, जो धर्म माने, है ना। तो कह रहा है कि दावा नहीं कर सकता है, तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? तो ए का, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उसे नहीं है। यानी जिन्होंने आंसर टिक किया है ए, तो इसका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आपको पता है, मैंने कितनी बार बताया कि आर्टिकल अनुच्छेद 11 हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है। तो देखिए सी और डी भी देखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन में होंगे सी कि डी टिक करें। तो देखिए विधान, ये जो टॉपिक है नागरिकता, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये संघ सूची का टॉपिक है। किसकी सूची है? संघ सूची का। और संघ सूची पे केवल कानून बनाने का अधिकार किसे? पार्लियामेंट को है, संसद को है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। डी जिन्होंने भी टिक किया वो बिल्कुल गलत आंसर है। राइट आंसर क्या होगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भारत का संविधान सभा जब वाचन कर रहा था तो 3 वाचन हुआ, और अंतिम जो वाचन होता है वो 14 नवंबर, याद है, 1949 से लेकर 26 नवंबर कब तक? 1949 तक होता है। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत में 15 आर्टिकल लागू हो जाते हैं। और 15 आर्टिकल में से कुछ आर्टिकल्स जो थे वो किसके थे? नागरिकता के थे। परे भी होंगे 5, 6, 7, ये सब आर्टिकल क्या लागू था। तो ये क्वेश्चन यह कर रहा है कि नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भाई 1949 में ही लागू हो गया है। तो जिन्होंने टिक किया ऑप्शन बी, दिस इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि भारत का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, आपकी नागरिकता कैसे चला जाएगा? देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही बात है, खुद से छोड़ दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं है कि अगर आप भारत के हैं, अगर आप ब्रिटेन की लड़की से शादी कर ले तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। सरकार की आलोचना करता है, नहीं भाई, सरकार का क्रिटिसिज्म करना, है ना, एक समालोचना करना हमारे ऑपोजिशन पार्टी का भी काम होती है ना। तो क्रिटिसाइज करने से आपकी कभी भी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ से 1 और 2 सही है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया, दिस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकता कितनी तरीके से हासिल की जा सकती है? याद होगा मैंने कितने शर्तें बताई है? 5। जिन्होंने टिक किया ऑप्शन सी, दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किन परिस्थितियों में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है? कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं, है ना, ऐसे कंडीशन में उस समय आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी, है ना। कौन सी कंडीशन है? तो वो ऑप्शन ए आपातकाल, बी युद्ध, सी निर्वाचन, या डी इनमें से भी। तो मैंने आपको बताया था कि आपातकाल हो, आपातकाल भारत में लगा हो, है ना, या फिर युद्ध या आक्रमण किसी देश ने कर दिया, या इलेक्शन चल रहा हो, तो ये तीनों सही है। यानी जिन्होंने आंसर इसका डी टिक किया, दिस इज राइट आंसर। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आज आपके लिए
सबसे पहले मैंने सेशन में पहले आपको आपका टॉपिक को स्टडी करवाया, और स्टडी करवाने के बाद फिर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस के सेशंस लाए, है ना। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, बहुत एक स्टूडेंट का बीमारी होता है, क्या बीमारी है कि एकदम कम में टाइम में, एकदम टाइमो ना दीजिएगा, आप कहिए कि 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा दिमाग में लोड हो जाए। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एकदम तुरंत लोड हो जाए, 10 मिनट का वीडियो देख के प्रखंड विद्वान हो जाए, तो ऐसे कोई विद्वान हुआ ना है। 10 मिनट के वीडियो देखिएगा, 10 को क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद बड़ी बढ़िया से डिलीट भी हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बाद में बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चाहते हैं कि अगर आपके दोस्त का भी नौकरी लग जाए तो ये जो GK अड्डा 360 जो चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करवा दीजिए। एकदम श्योर उसकी सिलेक्शन होगी, बस मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा। अगर आपका दुश्मन है, चाहते हैं कि ना ओकर नौकरिया ना लगे, तो ओकरा बताएबो ना कीजिएगा इस चैनल के बारे में, जेकर नाम है GK अड्डा 360। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है। हम लोग के जो ऑफिशियल जो चैनल है वो G कैपिटल है, K स्मॉल है, उसके बाद A कैपिटल है, DA स्मॉल है, और उसके बाद स्पेस के बाद फिर 360 है। वैसे सर्च कीजिएगा ये भी आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग का ऑफिशियल नेम है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।